जो है वो सेनेट इलेक्शन है। एक तरफ पीडीएम है, दूसरी तरफ हुकूमत है। क्या मुकाबला होगा, इस पे सबकी सवालियां नजरें जमी हुई हैं। हुकूमत चाहती है कि ओपन बैलेट से ये इलेक्शन हो। पीडीएम माजी में ये कहती रही है, ऑपोजिशन की तमाम जमातें ही, कि ओपन बैलेट होना चाहिए, मगर अब वो चाहती हैं कि ओपन बैलेट ना हो। ये मामला सुप्रीम कोर्ट में ले गई गवर्नमेंट, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने क्या फैसला करना है उससे पहले ही उसके बारे में कयास आराइयां होना शुरू हो चुकी हैं। मरियम नवाज साहिबा ने एक ट्वीट की, एक नज़र डालते हैं। उन्होंने कहा, दुआ और उम्मीद है कि एक फ़र्द की ख्वाहिश पर एक जमात को रिलीफ देने और हुकूमत की डूबती कश्ती को सहारा देने के लिए पूरी अदलिया की साख को दाव पर नहीं लगाया जाएगा। आवाज़ शिक के होते हुए नजरिया ज़रूरत को जिंदा करना मुल्क, कौम और ख़ुद अदलिया के लिए बहुत बड़ा अलमिया होगा। हुकूमत के बहुत सारे एहलकार ये समझ रहे हैं कि मरियम नवाज की ये ट्वीट अदालत पर दबाव डालने के मुतरादिफ है। अदालत फैसला क्या करती है, इसके बारे में मुख्तलिफ कानूनदानों से हम राय ले चुके हैं। सेनेट इलेक्शन के अलावा और भी बहुत सारे अहम मामलात हैं, उन पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं फेडरल मिनिस्टर असद उमर साहब। अस्सलाम वालेकुम, वेरी वार्म वेलकम टू द शो। असद साहब, सेनेट इलेक्शन में आपको क्या लगता है कि होगा क्या? होगा कुछ भी नहीं, जो वो होगा जो लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तहरीक इंसाफ जो है वो सबसे बड़ी पार्टी उभर के आएगी इसके अंदर, और ये भी पॉसिबिलिटी है कि किसी भी एक पार्टी की सेनेट के अंदर सबसे ज़्यादा सीट्स भी हो जाएं, जो आज तक पहले भी हुई हैं। तो ये सूरत हाल है। बाकी ये जो है तो स्टॉर्म इन अ टी कप है, चलता रहेगा, बहुत शोर शराबा चलता रहेगा 3 मार्च तक। आप कॉन्फिडेंट हैं कि रिजल्ट वही आना है जो आप लोग चाह रहे हैं? क्योंकि बहुत से लोगों को, इंक्लूडिंग ऑपोजिशन, वो समझते हैं कि आपको खदशा ये है कि आपकी सीट्स का मसला है, इसलिए आप इतना जोर दे रहे हैं ओपन बैलेट के ऊपर। हम तो वही कह रहे हैं जो हम हमेशा से कहते रहे थे, कोई हम नई बात नहीं कर रहे हैं। वो जो सारी जिंदगी कहते रहे थे वो उससे मुकर गए। तो खबर ये तो नहीं है कि इस वक्त तहरीक इंसाफ ओपन इलेक्शन चाह रही है, क्योंकि तहरीक इंसाफ तो हमेशा से यही कहती रही है कि ओपन इलेक्शन होना चाहिए। खबर ये है कि वो पार्टियां जिन्होंने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के अंदर सिग्नेचर किए और इससे भी ज़्यादा कड़ी शराइत रखी ओपन इलेक्शन सेनेट के करने के लिए, जो आज से चंद माह पहले भी खड़े होकर मीडिया के सामने तकरीरें कर रहे थे कि सेनेट का अगला इलेक्शन जो है वो ओपन बैलेटिंग से होना चाहिए, जब उनको गहरा जख्म लगा था सेनेट के इलेक्शन का, वो अपनी जुबान से फिर गए हैं और इस वक्त उनको एक गलत फहमी पैदा हो गई है। ये भी मैं बता दूं, ये गलत फहमी है। ये प्रॉब्ली अगर ओपन बैलेट नहीं होगा तो तहरीक इंसाफ को ओपन बैलेट में जितनी सीटें मिलनी है उससे ज़्यादा मिल जानी है। हुकूमत में है, हुकूमत के पास बहुत कुछ इख्तियार होता है, तो प्रॉबली अगर ये शफाफ इलेक्शन ना हुआ तो हमारी शायद सीटें ज़्यादा निकल आएँ, लेकिन हमारी 2 सीट या 3 सीट ज़्यादा निकलना इतना ज़रूरी नहीं है। पाकिस्तान में जमहूरियत को मजबूत करना ज़्यादा ज़रूरी है। पाकिस्तान में जमहूरियत उस वक़्त मजबूत होती है जिस वक़्त पाकिस्तान के अवाम ये समझें कि हमारे मुंतखब नुमाइंदे जो बैठे में हैं उनका कोई अखलाकी कुव्वत रखते हैं। वो जिस निज़ाम से मुंतखब होकर आए हैं वो कोई शफाफ निज़ाम था। जब उनको ये नज़र आए कि बकरा मंडी लगी हुई है और पैसे चल रहे हैं, ज़मीर बिक रहे हैं और ऐसे लोग जो हैं वो असेंबलियों के अंदर बैठे हैं, तो उससे जमहूरियत कमज़ोर होती है। इसलिए जिस वक्त जमहूरियत का बोरिया बिस्तरा लपेटा जाता है तो कोई रोने वाला नहीं होता पाकिस्तान के अंदर। तो ये हम जो प्रपोज कर रहे हैं वो अपनी सीटों के लिए नहीं कर रहे, वो पाकिस्तान में जमहूरियत को मजबूत करने के लिए कर रहे हैं। असद उमर साहब, अगर मॉरल हाई ग्राउंड पर ही आ जाए, पीटीआई अक्सर करती है मॉरल हाई ग्राउंड पर होने की सियासत, लेकिन ये मामला अभी भी जो सजेस्ट किया जा रहा है ओपन बैलेट, वो तो एक तरीक़ाकार है कि ये हो ना, लेकिन जो हमने देखा है पिछले इलेक्शन में, चाहे वीडियो जो रिलीज हो गई उसमें देख लें, उससे माजी के इलेक्शंस देख लें, एक पूरी लंबी लिस्ट है उन मामलात की जहाँ पर छांगा मांगा शॉपिंग होती रही, जहाँ पर और मामलात होते रहे। सो जो मॉरल हाई ग्राउंड सियासतदानों से एक्सपेक्ट करते हैं सब, वो उस पर क्या रोशनी डलती है इस तमाम मामले से? देखिए, वही तो हम बात कर रहे हैं ना कि ये मामला जो है ये कोई इमरान खान से तो शुरू हुआ नहीं, वो गैर मंतकी बातें करने का उनको पुराना तजुर्बा हासिल है मरियम बीबी को।
तो जैसे बाकी गैर मंतकी बातें करती उन्होंने कह दिया एक फर्द के लिए। तो ये जो नवाज शरीफ और बेनज़ीर मरहूमा जो थी वो जिस वक्त दस्तखत कर रहे थे वो इमरान खान के लिए, फर्द वाहिद के लिए ये कह रहे थे कि ओपन बैलेट होना चाहिए। बिल्कुल वो गैर मंतकी बातें करती, जब तजुर्बा है कोई नहीं ज़िंदगी में, आज तक कोई उन्होंने कोई इंटर्नशिप नहीं कहीं की, उनको एक पोजीशन पे ला के बैठा दिया गया है। लेकिन इस सब से हुआ क्या है? इस सब से जमहूरियत कमज़ोर हुई है, इस सब से पैसा चला है, और जो एक अखलाकी कुव्वत होती है जमहूरी निज़ाम की, जमहूरियत के पास तो कोई बंदूकें नहीं होती, जमहूरियत के पास तो 111 ब्रिगेड नहीं है मुल्क पर हुक्मरानी करने के लिए को फैसला करने का। जमहूरियत तो होती उस वक्त है मजबूत जिस वक्त पाकिस्तान की अवाम ये समझे कि हाँ ये निज़ाम जो है ये हमारी बेहतरी के लिए है। और आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, वो एक दफ़ा तो नहीं, और ये जो तमाम कहानियाँ ये सिर्फ आप नहीं कह रही, ये मैं नहीं कह रहा, ये मीडिया नहीं कह रहा, ये यही PDM की जमातें जो हैं इनके पिछले 20 साल के बयानात उठा के देख लें, और पुराने सिर्फ नहीं अभी तक के पिछले चंद महीने पहले तक के इनके बयानात उठा के देख लें, ये तमाम रुएदाद के पाकिस्तान में होता गया सेनेट के इलेक्शन के अंदर, ये खुद सारे कौम को बताते रहे। और अब एकदम से वो कह रहे हैं कि अगर शफाफ इलेक्शन हो गया तो उससे पता नहीं क्या खतरा पैदा हो जाएगा। राइट, सो अगर हम अजय जो कमेटी बनाई है वज़ीर आज़म ने सेनेट में वोटों की खरीदो फरोख्त की तहकीकात के लिए, 3 मेंबर्स हैं, काम शुरू हो गया है, लेकिन एक जो तहफ़्फ़ुज़ात हमेशा कमेटीज़ के बारे में रहे हैं वो दोबारा है कि क्या कोई एक्शन भी होगा। आप PTI में ही देख लें, पहले मैं कह चुकी हूँ कि मॉरल हाई ग्राउंड ज़रूर लेती है, लेकिन अपने इंटरनल पार्टी इलेक्शंस के बारे में कोई एक्शन नहीं ले सकी, और मामलात में चीनी रिपोर्ट हो कोई एक्शन नहीं ले सकी। सो इसमें कोई एक्शन होता हुआ देख रहे हैं आप? पहली बात तो ये दुरुस्त नहीं है। देखें, ये जिस वक्त सेनेट के इलेक्शन हुए थे उस वक्त तहरीक इंसाफ हुकूमत में नहीं थी, उनके पास तहरीक इंसाफ के पास, हमारे पास इमरान खान चेयरमैन PTI के पास जो इख्तियार था वो सियासी इख्तियार था, और उस वक्त जो उन्होंने फैसला किया वो इतना बड़ा फैसला था कि उसकी पाकिस्तान की 70 साल की तारीख में कोई नज़ीर नहीं मिलती। उन्होंने अपनी मेजॉरिटी जो थी, अक्सरियत जो थी खैबर पख्तूनख्वा के सूबे के अंदर, वो खतरे के अंदर डाल दी और 17 मेंबर्स को उन्होंने फारिग कर दिया। ये कोई छोटा फैसला नहीं है, इससे बड़ा एक्शन आप कह रही हैं एक्शन नहीं होता, इससे बड़ा एक्शन कोई मुझे बता दें कि पाकिस्तान की सियासी तारीख में किसी जमात ने लिया हो। और उस वक्त जो है वो आखिरी चंद माह थे हुकूमत के, जो क्रिटिकल टाइम होता है जिस वक्त हुकूमत अपने मंसूबे मुकम्मल कर रही होती है और वो पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग हो रही होती है, और उस वक्त उन्होंने जो है इतना बड़ा खतरा मोल लिया। अब जो है उसके बाद ज़ाहिर है हुकूमत के अंदर आ गए, वो बात पहले ख़त्म हो गई थी, शायद ये उससे पहले बना देनी थी कमेटी, अब हुकूमत के अंदर है, तो अब जो उसके ऊपर ताज़ीराती कोई अगर काम होना है या वो होना है तो वो भी इंशाल्लाह ताला उसके ऊपर किया जाएगा। बिल्कुल जायज़ तवक्को है लोगों की कि इस कमेटी के अंदर, और ये आप याद रखें शीरीन मज़ारी के होते हुए ये नहीं हो सकता कि काम ना हो और फैसले ना किया जाए, तो वो इंशाल्लाह ताला ज़रूर होगा। बाकी भी जो कमेटीज़ हैं, आप जो शुगर की रिपोर्ट आई थी उसके ऊपर बाकायदा क्रिमिनल इंक्वायरी जो एक्शंस हैं, केसेस फाइल हुए हैं, ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ रिपोर्ट आई और पढ़ने के बाद सब कुछ खामोश हो गया। राइट, सो अब आ जाते हैं जो आप लोगों ने टिकट्स दिए हैं। एक तो प्राइम मिनिस्टर ये कह रहे हैं कि अरबपति अफराद को टिकट देने की रवायत तोड़ दी है, यू एग्री? सही कह रहे हैं प्राइम मिनिस्टर? देखें, जो तहरीक इंसाफ ने टिकट दिए हैं इसमें से ज़्यादातर टिकट जो हैं, तमाम नहीं लेकिन ज़्यादातर टिकट जो हैं वो उन लोगों को दिए गए हैं जो तहरीक इंसाफ के वर्कर रहे हैं, साल से वर्कर रहे हैं। तो मजमूई तौर पे तो मेरे ख्याल में अगर आप देखें, कोई भी जायज़ तरीके से अगर इसको देखेगा तो वो इस बात को तस्लीम करेगा कि ये टिकट्स पुराने हैं। आप ज़हूर आगा बलूचिस्तान के अंदर वर्कर पार्टी का पुराना, सिंध के अंदर जो 2 टिकट दिए गए हैं उसमें से एक फैसल वावडा 10 साल से पार्टी के साथ वर्कर साथ चले आ रहे हैं, इजाज चौधरी, ओन बप्पी, सैफुल्ला नियाजी तो खैर 22 साल से ज़्यादा हो गया पार्टी के साथ। इसी तरीके से खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जो अक्सरियत लोग हैं, तो एक बहुत बड़ी तादाद इसके अंदर उन लोगों की है जिन्होंने सियासत का सफ़र ही आगाज़ किया तहरीक इंसाफ के साथ और तहरीक इंसाफ के वर्कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल में तो इस काउंट के ऊपर कोई ज़्यादा शिकवा होना नहीं चाहिए। लेकिन आपका इंटरव्यू मैंने अभी देखा कुछ दिन पहले, आपने कहा फैसल वाडा साहब का जो मामला है उसमें आप समझ सकते हैं जो इतराज़ात हैं। आपको पता है आपके मेंबर्स कराची के, उन्होंने क्या इतराज़, क्या बिल्कुल मैंने कहा वो क्या इतराज़ था। मैंने उसमें ये नहीं है कि फैसल वावडा कोई अपने पैसे की बुनियाद पे आ गया, ये फैसल वावडा कोई पैराशूटर है। फैसल वावडा के PTI होने में तो कोई किसी को इतराज़ नहीं हो सकता ना। एतराज़ समझ में इस पॉइंट से आने को हो सकता है कि लोग बोलेंगे जी आपको MNA टिकट भी मिला था, आप काबीना का हिस्सा भी हैं,
तो आपको फिर सेनेट का टिकट क्यों मिल रहा है? सेनेट का टिकट तो किसी और को मिलना चाहिए। समझ में आने वाली बात है, लोगों को जायज़ एक तवक्कुआत होती हैं। और दूसरी तरफ वज़ीर आज़म क्यों फैसला करें वो भी समझ में आने वाली बात है। उनकी एक टीम का मेंबर है जिसको वो चाहते हैं कि उसके अंदर कंटिन्यू करें। जी कैसे? अभी हम इतनी देर से मॉरल हाई ग्राउंड की बात कर रहे हैं, जब अगर उनकी वो एमएनए के लिए नहीं समझती कोर्ट कि वो हो सकते हैं, तो क्या फिर आप सोच सकते हैं? समझ लेना उसके एक साथ वो जरा सा केस समझ ले कि फैसल वावडा का केस चल क्या रहा है। फैसल वावडा का ये केस नहीं चल रहा कि फैसल वावडा ने कोई चोरी की, कोई चकारी की, कोई 2 नंबरी ऐसे की। उनके पास केस ये चल रहा है कि क्या जिस दिन उन्होंने पेपर्स फाइल किए और उनके रिटर्निंग ऑफिसर ने पेपर्स एक्सेप्ट किए, क्या उस दिन उनकी दोहरी शहरियत खत्म हो चुकी थी या नहीं? हकाइक क्या हैं जो इनडिस्प्यूटेबल है, जिसपे कोई फैक्ट पे डिस्प्यूट नहीं है? क्या ये एक्सेप्टेड फैक्ट है कि फैसल वावडा ने अपनी शहरियत जो है वो गिव अप कर दी? बिल्कुल ये एक्सेप्टेड फैक्ट है। क्या ये एक्सेप्टेड फैक्ट है कि उन्होंने ये जो प्रोसेस शुरू किया था वो अपने इलेक्शन के पेपर फाइल करने से पहले किया था? ये भी अनडिस्प्यूटेड फैक्ट है। सिर्फ डिस्प्यूट इस बात के ऊपर है कि इफेक्टिवनेस जो थी उनकी शहरियत खत्म होने की, क्या वो इलेक्शन से चंद दिन पहले थी या चंद दिन बाद थी? सो ये वो वाला केस नहीं है, इसको मोरालिटी का केस नहीं है। तो आपको पता है कि जो सुप्रीम कोर्ट की पहले जजमेंट भी हैं उसमें अगर सुप्रीम कोर्ट फैसल वावडा के खिलाफ भी फैसला करते हैं तो क्या फैसला करेंगे? वो कहेंगे कि जी उस दिन ये एलिजिबल नहीं थे, इसलिए एक फ्रेश इलेक्शन कॉल किया जाए जिसमें अगर चाहे फैसल वावडा तो दोबारा खड़े हो सकते हैं। सो इसमें कोई उनके ऊपर बार नहीं है। अब हम आते हैं मरीम नवाज शरीफ की तरफ। बड़ी इंटरेस्टिंग मूव हुई है, यूसुफ रजा गिलानी की हिमायत कर रही है PMLN, हालांकि उनको हटाने में बड़ा एक्टिव रोल उन्होंने दिया था। और फिर एक बार फिर मरीम नवाज ने टेम्परेचर रेस किए हैं। पहले उन्होंने कहा था आर या पार, अब वो कह रही हैं कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस तो यही हो जाएगी जब यूसुफ रजा गिलानी जीत जाएंगे और आपके जो उम्मीदवार हैं और वो हैं भी बड़े अहम पोर्टफोलियो पे, वो हार जाएंगे। ये इतना अहम है आपके ख्याल से वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस है? पहले तो मरियम बीबी से कोई ये पूछे ना कि वो जो मुस्लिम लीग नून की जरा तकरीरें तो निकालें कि वो यूसुफ रजा गिलानी के बारे में कहते क्या थे, और उसके बाद उनको एक तमगा भी मिलना चाहिए। मैं मेरे ख्याल में ये प्रपोज करता हूँ आपके प्रोग्राम की वसाजत से कि मुस्लिम लीग नून वालों को बशमूल मरियम बीबी के, इनको एक तमगा जुर्रत जो है ना इज्तिमाई तौर पर देना चाहिए कि उस आदमी के बारे में इन्होंने क्या क्या नहीं कहा क्या क्या नहीं इन्होंने यूसुफ रजा गिलानी के बारे में कहा। तो आज वो कह रहे हैं हमारे मुतफिका उम्मीदवार हैं आएंगे यहाँ पे इंशाल्लाह ताला। जी हफीज शेख साहब जो है वो कामयाब होंगे। तहरीक इंसाफ की अक्सरियत है असेंबली के अंदर और वो अक्सरियत जो है इंशाल्लाह ताला सेनेट के इलेक्शन वाले दिन भी आपको नज़र आ जाएगी। तो मरियम बीबी से बोलें कि प्लान सी पे तो आ गए हैं। वो पहले उनका प्लान ए था, वो नाकाम हो गया, फिर वो प्लान बी पे आए, फिर वो नाकाम हो गया, फिर वो तारीखें बदलते रहे। कभी वो 31 दिसंबर होती थी, फिर 31 जनवरी होती थी, फिर वो इस्तीफे थे जो मुर्तज़ा अब्बासी और उनके साथियों ने मुंह पे मारने थे जाके, वो पता नहीं इस्तीफे किधर गायब हो गए। वो तारीखें भी ख़त्म हो गई, फरवरी का महीना भी आ गया। अब उन्होंने एक नई कहानी लेके आ गए, चले 3 मार्च तक ये वाली कहानी चलाते रहते। राइट, हम एक ब्रेक ले रहे हैं, वी विल बी राइट बैक एंड वेलकम बैक। असद उमर साहब, क्योंकि ज़ाहिर है बीमारी भी नहीं है, वैक्सीन भी नहीं है, सो साथ ही साथ जो शकूक व शुबहात, और सिर्फ पाकिस्तान में नहीं हमने और जगहों पे भी देखे, ये कितने शकूक व शुबहात जो है इनको किस तरीके से आप लोगों को एश्योरेंस दे सकते हैं कि वैक्सीन बिल्कुल सेफ है? देखिए, एक तो ये कि अब दुनिया के अंदर बड़ी तादाद में लोगों को वैक्सीन लग चुकी है। सबसे ज़्यादा अमेरिका के अंदर इस वक्त वैक्सीन लग चुकी हैं, और तो आपको अभी तक ये अंदाज़ा हो गया होगा कि कोई ऐसी कोई बड़ी तादाद में कोई ऐसी प्रॉब्लम हमें सामने नज़र नहीं आ रही। वैक्सीन के कुछ ना कुछ साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं, लेकिन इसको आसान अल्फाज में अगर मैं ये बताऊं तो वैक्सीन ना लगवाने का ख़तरा जो है उसके मुकाबले में वैक्सीन लगाने का ख़तरा एक बहुत छोटा सा ख़तरा है, और वो ना होने के बराबर आप समझे। हो सकता है साइड इफ़ेक्ट्स हो जाते हैं। कोई भी हम दवाई खाते हैं, अगर आप कोई भी दवाई उठा के देखें तो उसके अंदर जो कागज़ के अंदर पर्ची होती है तो उसके अंदर कॉन्ट्रा इंडिकेशंस दी हुई होती हैं, साइड इफ़ेक्ट्स दिए हुए होते हैं। तो वो हर दवाई के साथ होता है, लेकिन फिर भी हम रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर दवाइयाँ खाते हैं क्योंकि उनका फ़ायदा जो है वो उससे कहीं ज़्यादा है जो उसका थोड़ा बहुत अगर कोई
कोई ख़तरा है। तो मैं तो जिस दिन मैं इस वक्त एलिजिबल नहीं हूँ इसके लिए वैक्सीनेशन के लिए, लेकिन जब भी मैं एलिजिबल हुआ और मेरी बारी आई तो मैं तो ज़रूर लगाऊंगा वैक्सीन और अपने सारे घर वालों को भी लगवाएंगे। मेरी 80 साल सास हैं, उनकी रजिस्ट्रेशन हमने पहले ही दिन जिस दिन खोली थी तो हमने भी 1116 में उनकी रजिस्ट्रेशन कराई। मेरे भाई और बहन हैं जो 65 साल से ज़्यादा उम्र के हैं, उन सबको हमने कहा कि रजिस्ट्रेशन कराएं। उसमें से भी मेरे ख्याल में एक मेरी बहन ने अभी तक नहीं कराई है रजिस्ट्रेशन, लेकिन बाकी लोगों ने कराई है। तो जो मेरे सबसे करीबी तरीन लोग हैं, मैं तो उन सबको यही कह रहा हूँ कि लगवाऊँ। मैं खुद भी जिस दिन भी बारी मेरी आई तो ज़रूर लगवाऊँगा। सो एक सैड इंसिडेंट हो गया, अब जिक्र करें अपनी एक्सटेंडेड फैमिली का भी, कि जिस वक्त और एंड यू वर देयर, आप ही ने जवाब दिया था एनसीओसी की मीटिंग में कि प्राइम मिनिस्टर नहीं लगाएंगे जब तक सबको नहीं मिल जाएगी या जब तक उनकी बारी नहीं आएगी। सो फिर देन जो कराची में वाक़या हुआ जुबैर साहब की फैमिली का, हाउ डिड यू फील अबाउट दैट? अच्छा, वो वैसे मैं एक बात बताऊं कि वो उनका केस बहुत मशहूर हो गया है, लेकिन जो शुरू के चंद दिन थे उसके अंदर सिंध के अंदर एक बड़ी तादाद के अंदर ये वायलेशन हुई और जो एक मुतफ़िक़ा प्रिंसिपल था हमारी के हेल्थ केयर फ्रंट लाइन हेल्थ केयर वर्कर्स जो हैं उनको लगाई जाएगी। ये हमें कैसे पता चला कि उसके लिए पूरा एक निज़ाम बनाया गया था जो हमने मेरे ख्याल में शायद आप भी आई थी एनसीओसी में जब हमने एंकर्स को बुलाया था जिस दिन हम लॉन्च कर रहे थे, और हमने पूरा आपको तफसील से वो निज़ाम बताया था। एक वो निम्स का डेटाबेस है, वहाँ पे रजिस्टर हुए थे। सो वो जब हमने देखा तो पता चला एक बहुत बड़ी तादाद में लोग थे जिनका नेम्स में नाम ही नहीं था और वो टीके चले गए और वो उनका तो पता ही नहीं चलता अभी तक कि वो कौन थे जिनको दे दिया गया। और ये एक ऐसी चीज़ की हम बात कर रहे हैं जहां वो लोग जो अपनी जान खतरे में डालकर दूसरों की हिफाजत करने की कोशिश कर रहे हैं, उनका इलाज करने की कोशिश करें, वो फ्रंट लाइन हमारे हेल्थ के वर्कर्स जो हीरो हैं इस कौम के, और उनकी हिफाजत के लिए कोई चीज़ जो है वो कोई और शख्स आके ले जाए, मतलब इखलाकी तौर पे जाहिर है वो बहुत ही एक नापसंदीदा चीज़ है। भाई इसमें ज़्यादा कसूर इंतज़ामिया का होगा या वो जिसने लगवाई? अगर इंतज़ामिया इनकरेज कर रही थी, आपने कहा शुरू में बहुत ज़्यादा मिसमैनेजमेंट भी हुई। नहीं, मेरे ख्याल में देखें, इंतज़ामिया जिम्मेदार तो ज़रूर है, इंतज़ामिया बरी ज़िम्मा नहीं हो सकती, लेकिन आखिर में जो जुर्म करता है अव्वलीन जिम्मेदारी तो उसकी होती है। हाँ ठीक है कि जिसने जुर्म होने दिया या जो उसमें शरीक हो गया उसका भी कसूर है, लेकिन जिन लोगों ने लगाई, और जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि ये एक केस तो बहुत मशहूर हुआ, लेकिन ये एक केस था नहीं, एक बहुत बड़ी तादाद में वो वैक्सीन जो है वो इस्तेमाल हुई, उन लोगों के लिए इस्तेमाल हुई जो सियासी असर रसूख रखते थे, जान पहचान वाले थे, बजाय के वो लोग जो कौम के मुहाफ़िज़ हैं और जिनके लिए वो दवाई मंगाई गई थी। हमने ये देखा ख़ासतौर पे कोरोना जब शुरू हुआ उस वक्त बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हुआ सोशल मीडिया का मिस इन्फॉर्मेशन फैलाने के लिए। ये चीज़ हमने पोलियो कैंपेन के दौरान भी देखी है। तो आप समझते हैं वैक्सीन के ख़ासतौर पे इन अहम दिनों में आपको साइबर क्राइम विंग और दीगर इदारों की मदद दरकार होगी इस हवाले से कि मिस इन्फॉर्मेशन ना फैलाई जाए? जी, ये बिल्कुल ये वाला इसका पहलू भी है कि उसका मनफी जो इस्तेमाल हो रहा है उसको भी कंट्रोल करने के लिए। लेकिन आज की एनसीओसी मीटिंग के अंदर हमने बड़ी तफसीली बात की है कि जैसे ही ये, जैसे मैंने कहा कि मार्च के इब्तदाई दिनों के अंदर हम आम लोगों के लिए वैक्सीनेशन का काम भी शुरू करेंगे, उससे पहले एक बड़ी भरपूर मीडिया कैंपेन होगी। आप सबसे भी हम मदद मांगेंगे उस पैगाम को पहुँचाने के लिए ताकि लोगों तक हकाइक पहुंचाए जा सकें, और ऐसा ना हो कि वो जो व्हाट्सएप एक शुरू होता है और उससे अजीब व गरीब चीज़ें जो वो फैला दी जाती हैं और खामखाई में लोगों को खौफ व हरास पैदा किया जाता है, जिससे उनकी अपनी हिफाजत में, उनकी अपनी ज़िंदगी ख़तरे में पड़ सकती है उस गलत मालूमात की वजह से, उसका तोड़ किया जा सके और लोगों को सही मालूमात पहुंचाई जा सके ताकि वो दुरुस्त फैसले कर सके। राइट, अब ब्रॉडशीट पे आ जाते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग मामला था सारा का सारा और अफसोसनाक भी था बहुत सारे पहलुओं के से, लेकिन अब दोबारा ये जो कौवे मौसवी हैं ये बार बार इंटरव्यूज़ देते हैं, बार बार कोई नई बात करते हैं। अब फिर उन्होंने इल्ज़ाम आयद किया है कि डेविड रोज़ ने जो है उनकी मुलाकात करवाई शहजाद अकबर से और उसके पैसे मांगे। ये क्यों बार बार आके ऐसी स्टेटमेंट्स दे रहे हैं?
अल्लाह जानता, ये तो वो कावे मूसवी को पता होगा या डेविड रोज को पता होगा, दोनों में से कोई भी मेरी फूफी का पुत्र नहीं है। शहजाद अकबर को भी पता हो सकता है। नो आइडिया उन्होंने क्यों नहीं, उन्होंने शहजाद अकबर से तो कोई रिलेटेड नहीं है ना, सिर्फ डिस्प्यूट क्या है। डेविड रोज खुद ये कह रहे हैं कि हाँ मैंने शहजाद अकबर की मीटिंग अरेंज कराई थी, शहजाद अकबर तो नहीं कह रहे हैं कि मैं उनसे मिला नहीं था। सिर्फ एट डिस्प्यूट ये है कि मूसवी ये कहते हैं कि मुझसे पैसे मांगे थे डेविड रोज ने कि अगर इसकी वजह से तुम्हें बिजनेस मिलता है तो उसमें से पता नहीं 2.5 लाख पाउंड शायद बनते थे उनकी मॉर्गेज पे ऑफ करने के लिए। और डेविड रोज कहते हैं कि मैंने कोई पैसा नहीं मांगा था, मैंने तो सिर्फ मुलाकात करा दी थी, और बल्कि उन्होंने कहा, मूसवी ने कहा मुझे कि मैं पैसे दूंगा, तो मुझे बड़ा अजीब गरीब लगा कि ये क्यों बोल रहा है मुझे। तो वो तजाद तो उन दोनों के दरमियान है, जैसे मैंने कहा कि दोनों में से कोई भी मेरे पुप्पी का पुत्र नहीं है। सो ये अनफॉर्चुनेटली मैं इसका जवाब दे नहीं सकता, उन्हीं दो में से किसी से जवाब मिलेगा। लेकिन ब्रॉडशीट का मामला हो, पैनामा का हो, कोई और मामला हो, एक तो हैरान कुन इंकशाफात होते हैं कि इतने सारे पैसे का मामला है, पता ही नहीं चलता किधर से कहाँ चला गया, लेकिन उसमें से कोई कंक्लूजन भी नहीं निकलता। असद उमर साहब, आप अगर एक आम पब्लिक की नज़र से देखें, यूथ की नज़र से देखें, आप के ख्याल से ये थोड़ा सा बहुत ज़्यादा उनके लिए भी तकलीफ देह है, क्योंकि हर कोई चाहता है उसका कोई नतीजा भी निकले, लेकिन आपके ख्याल से किसी मामले में भरपूर नतीजा निकला? आप दूसरों ने, मुझे किसी दूसरे की नजर से देखने की जरूरत नहीं है, मैं तो अपनी नजर से देखता हूं तो इंतहाई तकलीफ दे है। ये क्या हमारा निजाम है जिसके अंदर इतनी बड़ी बड़ी डकैतियां हो जाती हैं और वो गोल घूमती रहती हैं और कोई फैसले नहीं हो पाते, 10-10, 20-20 साल चले जाते हैं। वो नैब के अंदर प्ली बार्गेन, में तो प्ली बार्गेन ही नहीं समझ में आए कि इसका मकसद क्या है। 100 रुपए चोरी करो और उसमें से कुछ पैसा जमा कराओ और उसके बाद मजे करो। वो तो अभी हमने ऑर्डर किया था, प्राइम मिनिस्टर ने बहुत बड़ी तादाद के अंदर, खासतौर पर सिंध में, वो अफसर जो प्ली बार्गेन ले चुके थे, यानी उन्होंने एडमिट कर दिया कि मैंने करप्शन की, मैंने चोरी का पैसा कमाया और उसमें से कुछ पैसा उन्होंने जमा कराया और सरकारी नौकरियां भी उनकी साथ चल रही हैं। तो ये तो किसी और के अवाम की नजर से ये मेरे लिए इंतहाई तकलीफ दे चीज है। ये किस किस्म का निजाम है हमारा? आप इसको एग्री कर रहे हैं कि तकलीफ दे है, लेकिन लोग ये सवाल करेंगे कि आधी टर्म आपकी पूरी हो गई है, ना पुलिस में रिफॉर्म हो सके, ना इंसाफ के निजाम में रिफॉर्म हो सके, ना नैब में रिफॉर्म, क्या होगा? क्या इस तरह 5 साल गुजर जाएंगे, कोई रिफॉर्म नहीं होगी? अच्छा देखें, इसके अंदर जो है वो मुख्तलिफ एरियाज हैं। कुछ एरियाज हैं रिफॉर्म के जहाँ ज़ाहिर है हुकूमत की जिम्मेदारी बनती। पुलिस का आपने बात की, पुलिस के अंदर जैसे आपको पता है कि पहले हमारी जो टर्म थी उसके अंदर खैबर पख्तूनख्वा के अंदर पुलिस रिफॉर्म्स की बहुत लोगों ने तारीफ की, लोगों ने खुद गवाही दी। ऐसे मंजर हमें देखने को नजर आए कि मर्दान के अंदर लोगों ने, अवाम ने जुलूस निकाला पुलिस के हक। वेलकम बैक। मौलाना फजल रहमान कहते पिज़्ज़ा खाना उन्होंने, वो मौलाना फजल रहमान जो हैं वो 1 महीने में कहते हैं कि हमारी जंग जो है वो जंग है ही पिंडी वालों के साथ। वो अगले महीने कहते हैं कि हमारी पिंडी से क्या जंग है, हमारी तो जंग इमरान खान से है। उनका सॉफ्टवेयर अपडेट इतनी तेजी से हुआ है मौलाना का इंसान का दिमाग ही घूम जाता है कि अपना बयान बदलते बदलते भी को थोड़ा बीच में टाइम लगा दे, वो इतनी तेजी से बदल दिया उन्होंने अपना बयान। देखिए ये धरना पहले कर चुके हैं, ये सिर्फ लोगों की याद दिलाने के लिए पहली दफा नहीं हो रहा। ये मौलाना आ चुके हैं यहाँ पर दिसंबर 2019 में, और आपके कुछ मीडिया के साथी भी बहुत ज्यादा एक्साइटेड होकर भागे भागे उनके पास गए थे और ऐसे लग रहा था कि इनकलाब जो आने वाला है अगले 3-4 दिन में, सो जमहूरियत का हिस्सा है, उनका हक बनता है एहतजाज भी करना, तनकीद भी करना, जुलूस भी निकालना, धरने भी देना, बिल्कुल सब जमहूरियत का हिस्सा है, उनका हक बनता है। अगर वो करना चाहते हैं तो जरूर करें। इमरान खान कहीं नहीं जा रहे, बाकी जो मर्जी वो करना चाहते हैं जरूर करें। सो आपने सॉफ्टवेयर अपडेट का वर्ड यूज किया मौलाना फजल रहमान के लिए, और उनका मौकफ तब्दील हुआ है, इसमें कोई शक नहीं है। PMLN का मौकफ तब्दील हुआ है क्योंकि वो भी शुरू में यही कहते थे कि आप हट जाएं, ये 2 बड़ों की लड़ाई है, आप लोग छोटे बच्चे हैं, आप साइड पर हो जाएं, लेकिन अभी इस तरह की कोई बात नहीं हो रही है। तो आपके ख्याल से PMLN का एक जो इस्टेब्लिशमेंट से ग्रीवेंस था वो कम हुआ है या खत्म हुआ है? PMLN के जो हमारे 21वीं सदी के चे गुवेरा वाना भी है ना, जनाब नवाज शरीफ साहब, जो डर के भागे में और लंदन में छुपे में, और वहाँ से उन्होंने कहा कि मैं अब इनकलाब लेके आ रहा हूँ और मैं आर्मी चीफ और DGI SI और मैं सबके खिलाफ ऐलान जंग करता हूँ।
तो इधर जो उनके ग्राउंड पे लोग जिनको वो छोड़ के गए हुए थे, पहले भी भाग गए थे, जद्दा भाग गए थे इनको छोड़ के बेचारों को, तो दोबारा इनको इधर छोड़ के उन्होंने वहां से ऐलाने जंग कर दिया। तो उनको मेरे ख्याल में 1-2 महीने के बाद ख्याल आया कि ये जो है जो मेरे पीछे लोग, ऐसा ना हो कि मैं पीछे मुड़ के देखूं तो पीछे को बंदा क्यों ना नजर आए। तो उनका तो पता नहीं सॉफ्टवेयर अपडेट हुआ या नहीं हुआ, लेकिन उनके बयानिए का सॉफ्टवेयर जरूर अपडेट हो गया, तो वो आजकल वो बात सुनाई नहीं देती। ये पहले भी इसके कर चुके हैं, वो उनको पुराना काम है, वो गुड कॉप बैड कॉप खेलते रहते हैं। वो जिस दिन वो तैयार हो जाएंगे हकीकी माने में चे गुवेरा बनने के लिए और इनकलाबी बनने के लिए और ख़ुद यहाँ पे आएंगे, फिर उनकी बात को हम कोई संजीदा लेना शुरू कर देंगे। उस वक्त तक तो उनकी बात को संजीदा लेने की खास ज़रूरत है नहीं। सो बैकडोर राब्ते अभी दोबारा फिर DGSPR ने फिर कहा कि कोई हमारी बातचीत नहीं हो रही, कोई मामला नहीं, लेकिन मरियम नवाज ने एक दफ़ा कहा कि कॉल्स आई हैं, फिर अभी उन्होंने फिर ये बात कही है कि मैं सर्जरी के लिए मुझे जाना है बाहर, लेकिन मैं नहीं जाऊँगी। जो हमारे पास इत्तला है वो ये कि प्राइम मिनिस्टर हाउस के थ्रू ही कोई बातचीत हुई है, इधर उस एस्टैब्लिशमेंट से कोई बातचीत नहीं हुई। कोई बातचीत हुई है मरियम नवाज से बैकडोर? मरियम नवाज से एस्टैब्लिशमेंट की बातचीत आप लोगों पता नहीं, मुझे वो बता के नहीं करते, उसका मुझे कोई नहीं पता। मुझे ये पता है कि मरियम साहिबा जो है वो जो बयान देती हैं, वो बयान जो है वो ज़्यादा देर लगती नहीं, 24-48 घंटे लगते हैं, झुठलाए जाते हैं। उस दिन भी तमाशा था, उन्होंने स्टेटमेंट दे दिया, उनके अच्छे सीनियर लोग जो हैं वो टीवी पे बैठे हुए थे, वो बोल रहे थे कि कोई राब्ता नहीं है, और वो बयान दे चुकी थी जो उनको पता ही नहीं था उनके सीनियर लीडर्स को कि वो बयान जा चुका है। कोशिश तो उन्होंने पूरी कर ली। मैं तो आपको बता रहा हूँ ना, मैं तो विटनेस हूँ ना, मैं तो पहले ही बोलता हूँ कि ये कैसे बाहर खड़े होके जो है वो गिरबान के ऊपर जो हाथ डालने की कोशिश कर रहे होते हैं, वो उन्हीं लोगों के गिरबान जिनके वो पब्लिक में पकड़ने की कोशिश कर रहे होते हैं, उनके बूटों पे कैसे हाथ इन्होंने लगाए हुए होते हैं। हम तो अपने सामने देख चुके ना तमाशा इनका। तो करना कराना इन्होंने कुछ भी नहीं है। फिर वो कोई कोशिश अगर कर रहे हैं तो कर रहे होंगे, मुझे उसके बारे में कुछ नहीं पता। और अगर कोई समझता है, सीरियसली इस बात को समझता है कि इमरान खान जो है वो इनके साथ कोई निगोशिएशन कर लेंगे, तो मेरे ख्याल में इसको इस बात को कोई भी संजीदा नहीं लेगा। सर, आपके ख्याल से कोई बातचीत नहीं होनी चाहिए? हुकूमत को इनिशिएटिव नहीं लेना चाहिए कि इंगेज करे अपोजिशन को, या बिल्कुल भी कोई बातचीत नहीं होगी? बिल्कुल होनी चाहिए, हर चीज पे बातचीत होनी चाहिए, सिवाय इसके कि हमारी चोरी का माल छोड़ दो। उस पे क्या क्रिमिनल एक्ट के ऊपर बातचीत क्या होती है फरिया? ये मुझे जरा कॉन्सेप्ट तो समझाए ना, ये कौन सा दुनिया का नजरिया है जिसके अंदर क्रिमिनल एक्ट के ऊपर, मुजरिमाना एक्ट के ऊपर बातचीत होती है? भाई, मुजरिमाना काम के ऊपर कानून नाफिज किया जाता है। जो सियासी बात है, माशी बात है, माशरती बात है, हमेशा से दरवाजे खुले हैं, आज भी खुले हैं। ये आते हैं असेंबली के अंदर, न ये अवाम की बात करते हैं, न ये कानून की बात करते हैं, न ये आइन की बात करते हैं। ये बात सिर्फ ये करते हैं, हमें NRO दे दो, हमें NRO दे दो, हमें NRO दे दो, हमें NRO दे दो। हम जो भी पाकिस्तान के मसाइल हैं, पाकिस्तान के लिए कोई अपॉर्चुनिटीज़ हैं, जिस चीज़ पे भी बात करना चाहें तो ये करने के लिए हमारे दरवाजे खुले हुए हैं। आपको पता है, इंतखाबी इस्लाहात का बिल हम लेके गए हुए हैं असेंबली के अंदर, उसके ऊपर ये बात नहीं करते। ये जो अभी असेंबली सेनेट के इलेक्शन के ऊपर एक शफाफ तरीकेकार के ऊपर हम बिल असेंबली में लेके गए थे, वो कहते हैं ऑर्डिनेंस क्यों किया? इन्होंने किया क्या उस बिल के साथ? वहां पे खड़े हुए बोतलें बजाते रहे, कागज फाड़ते रहे, और आखिर में इस फ्रस्ट्रेशन में आगे अपने स्पीकर के ऊपर हमला कर दिया। सो ऑपोजिशन जो है वो सिर्फ एक चीज पे बात करने को तैयार है, और वो ये है कि हमारे जुर्म जो है उसको आप छोड़ दें और हमारी चोरी का माल छोड़ दें। और हम ये कह रहे हैं कि हम हर बात पे बात करने को तैयार हैं, सिवाय इस चीज़ के कि हम चोरी का माल छोड़ दें। बाकी उसके अलावा जो भी बात करना चाहते हैं उसके लिए एक से ज़्यादा दफ़ा हुकूमत जो है आगे बढ़ के पेशकश कर चुकी है। राइट, आपने आज मिफ्ता इस्माइल साहब की स्टेटमेंट सुनी होगी, अगर नहीं तो हमारे पास एक क्लिप है, थोड़ा सा आपके लिए चला देते हैं। लेट्स वॉच मिफ्ता इस्माइल। जो पाकिस्तान के ऊपर कर्जा है उसका टोटल कर्जे का 30% हिस्सा सिर्फ इमरान खान के 2 सालों में लिया गया है, और बाकी 71 सालों में तमाम पाकिस्तानी हुकूमतों ने मिलकर लिया है। या इस तरह देख लें कि 40% पाकिस्तान का कर्जा इमरान खान ने 2 साल में ऐड कर लिया। औसतन जो कर्जा था 25,000 अरब का, उसका 40% सिर्फ 2 सालों में ऐड कर दिया। तो इन्होंने एक पैसा वापस नहीं किया, सिर्फ। सो मिफ्ता इस्माइल साहब का एनालिसिस ये है कि आप लोग का इकॉनमी में जो आप बार बार कह रहे हैं कि कर्जे वापस करें, वो कहीं और से लेके वापस किए तो वापस नहीं किए। असद उमर साहब,
मिफ्ता इस्माइल साहब जो हैं जी, वो जो बात कर रहे हैं वो उनको खुद को भी पता है कि ये बात हकीकत नहीं है। वो एक टेक्निकलिटी की बात कर रहे हैं। उनको पता है कि पाकिस्तान के 100 अरब डॉलर से ज़्यादा के जो बैरूनी कर्जे हैं, जब वो 103 रुपए का रुपया था, आर्टिफिशियली उधर 105 रुपए के ऊपर होल्ड किया हुआ था, तो उसकी कीमत जो है वो कुछ और थी। और जिस वक़्त खुद मिफ्ता इस्माइल साहब ने बहुत अच्छा फ़ैसला किया और उन्होंने कहा कि इसहाक डार ने तबाही कर दी है हमारी मईशत की और हमारा ख़तरनाक हद तक खसारा, बैरूनी खसारा बढ़ गया है, और उन्होंने रुपए की कदर गिरानी शुरू की ताकि वो ख़तरनाक अपना जो खसारा है उसको कंट्रोल किया जा सके। और 105 रुपए का जो रुपया था दिसंबर 2017 में, वो इलेक्शन होते होते तक सिर्फ 7 माह के अंदर 127 पे पहुंच गया था। 22 रुपए जो है सिर्फ 7 महीने के अंदर उन्होंने कदर गिरा दी थी। जब उन्होंने वो 22 रुपए कदर गिराई ना, तो वो जो पुराना कर्जा था उसकी रुपए के अंदर कीमत जो है वो बढ़ गई आपकी 22% से 20% से उसकी कीमत बढ़ गई। तो ये डिवैल्यूएशन का एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट है इसके अंदर, जिसकी वो बात कर रहे, कोई नई बात नहीं, वो करते रहते हैं अक्सर ऐसी बात है, कोई बात नहीं। सो अगर हम अब कोविड-19 पे आ जाएं, क्या हमने दोबारा काबू पा लिया है उसके ऊपर या अभी भी मामलात खतरे में हैं? देखें, जब तक ये वायरस ज़िंदा है, जब तक एक बड़ी तादाद में पाकिस्तान के अवाम इसकी वैक्सीन नहीं लगवा लेते, तो उस वक़्त तक ख़तरा तो ज़िंदा रहेगा। आज भी जो है वो बिल्कुल सही है, जो नवंबर अक्टूबर में बढ़ना शुरू हुआ, नवंबर के एंड में जो है वो पीक किया हमारे जो पॉजिटिविटी के रेशोज़ थे, और फिर हमें इकदाम करने पड़े दोबारा से शादियों के ऊपर, इंडोर डाइनिंग के ऊपर, तालीमी इदारों के ऊपर। उसके बाद से वो आहिस्ता 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 नीचे आना शुरू हुआ है और उसके अंदर बेहतरी नज़र आ रही है। हमारे अमवात जो हैं अभी भी निस्बतन ज़रा से ज़्यादा हैं, वो पीक से तो नीचे आ गए हैं, लेकिन जैसी सूरत हाल है उसमें उम्मीद यह है कि आगे जाके इसके अंदर मज़ीद कमी नज़र आएगी। लेकिन एहतियात की ज़रूरत फिर भी बाकी रहेगी। और मार्च के महीने में, इस महीने तो हेल्थ केयर वर्कर्स जो हैं हमारे फ्रंटलाइन हेल्थ केयर वर्कर्स, और आज हमने हेल्थ केयर वर्कर्स बाकी जो हैं उनके लिए भी खोल दिया, उनकी वैक्सीनेशन के ऊपर काम किया जाएगा, क्योंकि वो सबसे पहले हमारी अवलीन तरजीह थी। मार्च से जो है ये बाकी अवाम के अंदर भी वैक्सीनेशन हम शुरू कर देंगे, और उम्मीद ये है कि जैसे ही जैसे वो लोग, और इसके अंदर बहुत अहम रोल जो है वो मीडिया ने भी प्ले करना है, जिस तरीके से एहतियात के बारे में, SOP के बारे में मीडिया ने बड़े मौसर तरीके से आवाम तक पैगाम पहुंचाया, इसी तरीके से वैक्सीन की ज़रूरत और लोगों को तरगीब देने के वैक्सीनेशन करवाएं, उसका पैगाम भी हम भी पहुंचाएंगे, आप भी पहुंचाएंगे। और जैसे जैसे वो वैक्सीनेशन फैलती जाएगी तो फिर हम एक सूरत हाल के अंदर आएंगे जिसमें हम कॉन्फिडेंटली कह सकें कि हाँ, अब जो है वो ख़तरा कंट्रोल हो चुका है। कब तक अवेलेबल होगी ये सबके लिए वैक्सीन, या ज़्यादा हमारी जी पॉपुलेशन ज़्यादा तादाद के अंदर? जी देखिए, हमारी जैसे मैंने कहा फरवरी के महीने में हमारी वैक्सीनेशन चल रही है हेल्थ केयर वर्कर्स के लिए। पहले फ्रंटलाइन हेल्थ केयर वर्कर्स के लिए थी, आज हमने बाकी हेल्थ केयर वर्कर्स के लिए भी खोल दी है। हमने रजिस्ट्रेशन स्टार्ट कर दी है 65 साल या उससे ज़्यादा उम्र के लोगों के लिए। वो रजिस्ट्रेशन अभी 2 हफ्ते के लिए होगी मार्च के महीने के अंदर जो है, और उम्मीद है कि जो 65 साल या उससे ज़्यादा के जो लोग हैं उनके मार्च के महीने के इब्तदाई जो दिन हैं उनके अंदर ये वैक्सीनेशन शुरू हो जाएगी। और मेरी उम्मीद ये है, तज़्ज़िया ये है, और जिसके लिए हम कोशिश कर रहे हैं कि बाकी पाकिस्तानियों के लिए भी मार्च का महीना ख़त्म होने से पहले पहले खोल दी जाए और तमाम वो लोग जो वैक्सीन लगवाना चाहते हैं उनकी वैक्सीनेशन का काम शुरू हो जाए। राइट, हम एक ब्रेक पे जाना है, उसके बाद कुछ जो कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज हमेशा शुरू हो जाती हैं और सिर्फ पाकिस्तान में नहीं दुनिया में भी हों, उससे पूछेंगे असलम साहब से राइट आफ्टर ब्रेक।